चलो तो आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड पर गोरखा जो राज्य था उस पर अंग्रेजी आक्रमण की बात कर रहे हैं और कैसे करके जो है अंग्रेजों ने गोरखाओं के राज्य पर जो उत्तराखंड और भारत के काफी हिस्सों में फैला हुआ था उस पर अंग्रेजों ने आक्रमण किया और उसे अपने कब्जे में लिया। आज इस वीडियो में उसी पर बात कर रहे हैं, मगर अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन के द्वारा ही हमारे द्वारा डाली गई प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक्चुअली अगर आप देख रहे होंगे तो अंग्रेजों ने गोरखाओं पर जो आक्रमण किया वो शुरुआती 1814-15 के दौर में। कब की बात है बेटा? 1814-15। लेकिन 1814-15 तक अगर आप देखोगे तो हिमाचल के नाहन वाले क्षेत्र पर गोरखाओं का कब्जा है, उत्तराखंड पर, संपूर्ण उत्तराखंड पर गोरखाओं का कब्जा है, प्लस यहाँ पर यूपी का जो गोरखपुर वाला हिस्सा है, कौन सा बेटा? यूपी का गोरखपुर वाला हिस्सा, उस पर जो है कब्जा है जो बिहार से टच है, प्लस बिहार के कई राज्यों में, कई क्षेत्रों में जो है वो गोरखाओं का कब्जा है। ठीक, अब इस पूरे कब्जे को हटाने के लिए अंग्रेजों ने गोरखाओं पर आक्रमण किया। लेकिन इस युद्ध के, इस आक्रमण के कारण क्या थे? पहले कारण पर बात करते हैं कि आखिर कारण क्या था। एक्चुअली हुआ ये कि 1813 में दिल्ली में एक गवर्नर जनरल बन के आए। तो तब जानते हैं भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन था और दिल्ली में गवर्नर जनरल बन के आए, उनका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग। क्या नाम था बेटा? लॉर्ड हेस्टिंग। लिखा दिया होगा मैंने तुम्हें, ठीक। लॉर्ड हेस्टिंग आए। जब ये दिल्ली में आए तो इनसे मिलने के लिए टिहरी नरेश, जो बाद में टिहरी के पहले राजा बने, उनका नाम था सुदर्शन शाह। वो सुदर्शन शाह इनसे मिलने गए लॉर्ड हेस्टिंग से और इन्हें कहा कि हमारे पूरे राज्य में गोरखाओं ने बहुत अत्याचार किया हुआ है, बहुत ही खतरनाक अत्याचार फैलाया हुआ है और आप प्लीज जो है हमारा साथ दीजिएगा, गोरखाओं से, उत्तराखंड से जो है गोरखाओं को भगाने में आप हमारा साथ दीजिए। किसको कहा? लॉर्ड हेस्टिंग साहब। लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग एक छोटे से राज्य के लिए क्यों उत्तराखंड पर आक्रमण करेंगे, है ना? क्योंकि आप जानते हैं युद्ध में कितना खर्चा होता है, कितनी समस्याएं होती, तो वो क्यों डायरेक्ट जो है वो करेंगे। तो इसका जो एक्चुअल कारण था, वो एक्चुअल कारण को जानने का काम करते हैं। देखो एक्चुअल कारण क्या था बेटा, कि जो गोरखपुर वाला जो हिस्सा है ना, जो बिहार से टच यूपी का जो हिस्सा है, गोरखपुर एक प्रांत हुआ करता था उस दौर में अंग्रेजों के जमाने में। और गोरखपुर में एक छोटा सा प्रांत था जिसका नाम था बुटवल प्रांत। क्या था बेटा? बुटवल प्रांत। और इस बुटवल प्रांत में टोटल 22 गांव थे। कितने गांव थे? इस बार। और इन 22 गांवों का जो बुटवल प्रांत का राजा था उसका नाम था पृथ्वीपाल। क्या नाम था बेटा? पृथ्वीपाल। अब ये पृथ्वीपाल जो था वो इनडायरेक्ट रूप से अंग्रेजों के अधीन आता था। एक प्रकार से आप इसे देसी रियासत समझ सकते हैं। तो वो इनडायरेक्ट रूप से पृथ्वीपाल अंग्रेजों के अधीन आता था। तो 1804-05 के दौर में क्या हुआ? 1804-05 के दौर में गोरखाओं ने पृथ्वीपाल को बंदी बना दिया और जो बुटवल प्रांत का हिस्सा था उस पर कब्जा कर दिया। अब जो बुटवल प्रांत से रेवेन्यू अंग्रेजों को जाता था वो रेवेन्यू जाना बंद हो गया और वो रेवेन्यू कहां जाने लग गया? गोरखाओं के पास जाने लगा। अब इससे परेशान हो गए, इससे गुस्सा हो गए कौन? अंग्रेज। लेकिन अंग्रेजों ने 1804 से 4-5 से लेकर के और 1814 तक कुछ भी नहीं किया। वो कोशिश करते रहे किसी भी तरीके से जो गोरखा हैं उनसे बुटवल प्रांत को छीन लिया जाए, लेकिन वो नहीं छीन पाए। वो चाह रहे थे कि हम लड़ाई ना करें, वो चाह रहे थे हम समझौते के तहत जो है बुटवल प्रांत को वापस ले लें, लेकिन गोरखा वो वापस देने को तैयारी नहीं थी। एक लास्ट कोशिश करी जब लॉर्ड हेस्टिंग साहब दिल्ली में गवर्नर जनरल बन के आए तो उन्होंने एक बंदे को भेजा जिनका नाम क्या था? जनरल ब्रैडशॉ। जनरल ब्रैडशॉ। इन जनरल ब्रैडशॉ को भेजा गया किससे मिलने के लिए? गोरखाओं से मिलने के, और इन्हें समझौते को मध्यस्थता करने के लिए भेजा गया और उन्होंने कहा भाई कि आप गोरखाओं से बातचीत करो और कहो कि हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं, आप जो है ये जो गोरखपुर का बुटवल प्रांत है आप उस प्रांत को हमें दे दीजिएगा। लेकिन साफ साफ मना कर दिया। किसने? गोरखाओं ने ये बुटवल प्रांत देने से साफ साफ मना कर दिया। जब मना किया तो लॉर्ड हेस्टिंग मजबूर हो गए गोरखाओं पर आक्रमण करने के लिए। ठीक, अब ऐसा क्या हुआ जरा समझिए जरा। ये दिन था 24 अप्रैल का। कितने तारीख का बेटा? 24 अप्रैल। और समय था 1814 का। देखो भाई ऐसे करके साथ दोगे तब चीजें और अच्छी चलती जाएंगी। 24 अप्रैल 1814 को दिल्ली से लॉर्ड हेस्टिंग ने सेना भेजी भारी भरकम। किस पर? गोरखपुर पर। और उन्होंने क्या करा कि 24 अप्रैल 1814 को गोरखपुर पर आक्रमण किया और जो वहां गोरखा वीर थे उनकी हत्या कर दी, उन्हें मार दिया, उन्हें युद्ध में पराजित कर दिया और बुटवल प्रांत को उन्होंने कब्जा कर दिया। किसने? अंग्रेजों ने कब्जा कर दिया।
कितनी तारीख को? 24 अप्रैल। ठीक 4 दिन बाद यानी 5वें दिन कितनी तारीख को? 29 अप्रैल 1814 को, 29 अप्रैल 1814 को दोबारा गोरखा वीरों ने जो है बुटवल प्रांत को फ्री कर दिया, यानी इसमें पुनः कब्जा कर दिया। अब जब पुनः कब्जा कर दिया तो अब देखो, अभी तो जीते थे, फिर उन्होंने कब्जा कर दिया। इस वजह से लॉर्ड हेस्टिंग जो है वो बहुत खतरनाक गुस्सा हो गए। अब उन्होंने ठान दिया कि क्योंकि उनके पास सुदर्शन शाह भी पहले जा चुके थे, है ना, अब उन्होंने ठान दिया कि हम केवल गोरखपुरी नहीं लेंगे गोरखों से, बल्कि गोरखाओं ने देश में जितना एरिया जीता हुआ है, हमारे जो भारत का हिस्सा था, उन सबको हम उससे वापस लेंगे। और उन्होंने इसके लिए युद्ध की योजना बनाई। किसकी योजना बनाई बेटा? युद्ध की। अब युद्ध की योजना क्या बनाई हेस्टिंग साहब ने? उन्होंने क्या किया, अपने 4 सबसे योग्य सैनिकों को भेजा, सेनापतियों को भेजा, सेना के साथ 27,000 सैनिक भेजे। कितने? 27,000 सैनिक भेजे। जरा समझना, जरा देखो, चारों ओर से कहां कहां है गोरखाओं का? एक तो गोरखपुर पर उनका कब्जा है या नहीं? गोरखपुर पर कब्जा है। दूसरा उनका उत्तराखंड में अल्मोड़ा पर कब्जा है। यहाँ गढ़वाल का हिस्सा, पूरा गढ़वाल का जो हिस्सा, उसका जो है सेंटर पॉइंट था देहरादून, उनके अंडर में था। इसके अलावा नाहन वाला हिस्सा भी किसके पास था? क्या करा, सुनना जरा। लॉर्ड हेस्टिंग साहब ने सेना को 4 भागों में बांटा। जो 27,000 की सेना थी उसको 4 भागों में बांटा। देखना, सबसे पहले एक बंदे को दिल्ली से नाहन भेजा गया। क्या नाम था उनका? यस, जनरल ऑक्टरलोनी। जनरल ऑक्टरलोनी, जरा समझना, जरा ऑक्टरलोनी, ऑक्टरलोनी। और उस समय नाहन पर जो कब्जा था वो था अमर सिंह थापा का। आप सोचोगे सर ये नाहन कौन सा हिस्सा है? यमुना नदी और सतलज नदी का जो हिमाचल का जो बीच का हिस्सा है, उस हिस्से को नाहन कहा जाता था उस दौर में। आज भी नाहन है वहां। और वहां पर जो गोरखा वीर जो शासन कर रहे थे वो थे अमर सिंह थापा। हम अमर सिंह थापा के बारे में इससे पहले बात कर चुके हैं, ठीक। उसके बाद उन्होंने एक बंदे को भेजा सीधे के सीधे देहरादून। कहां भेजा बेटा? देहरादून। देहरादून पर उस समय बलभद्र थापा का शासन था, यहां वो थे सैनिक। और उनको उनसे युद्ध करने के लिए जिस बंदे को भेजा उनका नाम क्या था? जनरल जिलेस्पी। क्या नाम था बेटा? जनरल जिलेस्पी को भेजा। ठीक हो गया, 2 पार्टों में होगी सेना। तीसरे पार्ट में गोरखपुर के लिए सेना भेजी, गोरखपुर के लिए भेजी। और गोरखपुर के लिए भेजी, उसमें जो बंदा था उनका नाम था मेजर जनरल वुड, या मेजर वुड आप इसे समझ सकते हैं। मेजर वुड को भेजा गोरखपुर के लिए। और चौथी सेना बनाई जिसको कि काठमांडू भेजा गया। और काठमांडू जो भेजा गया, जिनके नेतृत्व में सेना भाई, वो थे जनरल मार्ले। क्या नाम था बेटा? जनरल मार्ले। ठीक है, 4 लोगों को भेज दिया। जल्दी बताओ, क्या समझ में आ रहा है चीजें? ठीक है। अब सबसे पहले युद्ध कौन, देखो यहां से ऑक्टरलोनी साहब को नाहन भेज दिया, इधर से जनरल जिलेप्सी को बलभद्र थापा को कब्जा करने के लिए भेजा, देहरादून का हिस्सा, अभी अल्मोड़ा का हिस्सा पे टच नहीं किया। उसके बाद इधर से सीधे डायरेक्ट बिहार के रास्ते, मैंने थोड़ा इधर से किया, ऐसे बिहार के रास्ते जो है यहाँ काठमांडू पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। और यहाँ गोरखपुर का जो बुटवल प्रांत है वहां के लिए मेजर वुड को भेज दिया। चारों हिस्सों में जो है सेना भेज दी। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यही काठमांडू से, और काठमांडू का इधर, क्योंकि ये फटाफट निपटा देंगे, फिर अपने वाले हिस्से में हम आ जाएंगे। देखना जरा, यहाँ गोरखपुर वाले हिस्से में मेजर जनरल वुड को भेजा, मगर वो हार गए। अब उनकी जगह फिर बाद में किसको भेजा गया? मेजर ब्रैडशॉ को भेजा गया। किसको भेजा गया बेटा? मेजर ब्रैडशॉ को भेजा गया। बाद में मेजर ब्रैडशॉ ने गोरखपुर को जीता, मगर शुरुआत में मेजर जनरल वुड हार गए थे। ठीक, अच्छा। काठमांडू में उस समय जो राजा हुआ करते थे, नेपाल के राजा, उनका नाम था युद्ध विक्रम शाह। क्या नाम था बेटा? और उनके साथ उनका प्रधानमंत्री था जिसका नाम था भीमसेन थापा। क्या नाम था? हाँ। और उनको उनके साथ युद्ध करने के लिए जिसे भेजा गया वो थे जनरल मार्ले, और जनरल मार्ले भी अपना युद्ध हार गए। देखना, इधर से वुड साहब हार गए, इधर से मार्ले आ गए, दोनों के दोनों सेनापति हारे कि नहीं? ठीक। अब इधर से मेजर जनरल ऑक्टरलोनी को भेजा गया, इधर से जो है देहरादून के लिए जनरल जिलेप्सी को भेजा गया। ठीक, इधर से हम एक काम करते हैं, ऑक्टरलोनी साहब को भी हटा देते हैं, इनके बारे में बता देते हैं, फिर बाद में हम जो जनरल जिलेप्सी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि असली में यही सबसे खतरनाक युद्ध हुआ था देहरादून में। ठीक, जनरल ऑक्टरलोनी को भेजा गया अमर सिंह थापा पर कब्जा करने के लिए, यानी यमुना और सतलज का जो बीच का हिस्सा, नाहन का जो हिस्सा था, उस पर कब्जा करने के लिए भेजा गया। ऑक्टरलोनी ने अमर सिंह थापा को युद्ध में हरा दिया। ठीक है, लंबा समय चला युद्ध, एकदम नहीं हरा पाए, काफी लंबा युद्ध चला। और जो है जब हरा दिया तो अमर सिंह थापा ने जनरल ऑक्टरलोनी के साथ एक संधि करी, और जिस संधि का नाम था नाहन की संधि। क्या था बेटा? या कुछ और नाम बोलो?
मलाऊगढ़ की संधि, मलाऊगढ़ जगह पड़ती है वहां पे, मलाऊगढ़ की संधि कितनी तारीख को हुई बेटा? 15 मई 1815 को ये संधि हो गई। ठीक है कि नहीं? एकमात्र सेनापति जो जीता था इस 4 बाटों में जब सेना बनाई तो वो थे जनरल ऑक्टरलोनी। अभी हमने ये भी हार गए, इधर से जनरल वुड साहब भाग गए, बाद में काफी देर बाद ब्रैडशॉ को भेजा गया, इधर से जनरल जिलेप्सी, अब इनका क्या होगा बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले यहां देखो जनरल ऑक्टरलोनी युद्ध जीत गए, एकमात्र सफल सेनापति। अब आप सोचते सर एकमात्र, इनके बारे में बताइए, जनरल जिलेप्सी के बारे में बात करें। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूं, आइए जनरल जिलेप्सी पर बात करते हैं। देखना जरा, मैं इसे पूरा अब हटा दे रहा हूं जनरल जिलेप्सी पर हमारे। देखो बेटा, जो जनरल जिलेप्सी थे उन्होंने बलभद्र थापा जो देहरादून थे, देहरादून पर आक्रमण किया, और देहरादून में जो गोरखों का किला था उस किले को कहते थे खलंगा का किला। क्या कहते थे बेटा? खलंगा का किला। इसे आप नाला पानी का किला भी बोल सकते हो, क्योंकि नाला पानी में ही जगह पड़ती खलंगा, खलंगा का किला। ठीक हो गया। अच्छा, खलंगा के किले पर जो है 500 गोरखा वीर जो है वो पहरेदारी कर रहे थे। कितने? 500 गोरखा वीर जो है वो पहरेदारी कर रहे थे। अब जो है जब 500 गोरखा वीर कर रहे थे, इधर से जनरल जिलेप्सी ने आक्रमण कर दिया। इस खलंगा में 3 दिन तक 3 युद्ध हुए, मुख्य रूप से 3 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए बेटा? 3 युद्ध हुए। ठीक है। अच्छा, अब 3 युद्धों में जो लास्ट युद्ध था, इस युद्ध में जनरल जिलेप्सी हार गए। 3 युद्ध मतलब ऐसा नहीं कि कोई मैं आपको सन रखने की जरूरत है, 25, 26 और 31 अक्टूबर की बात है। और 3 युद्ध हुए, इन युद्धों में जो है वो जनरल जिलेप्सी मौत हो गई उनकी, अंग्रेजी सेना हारने की कगार पे आ गई, जनरल जिलेप्सी की मौत हो गई। मगर जनरल जिलेप्सी की मौत जरूर हुई, इसके साथ साथ 420 गोरखा जवान मारे गए। कितने? 420 गोरखा जवान। जब 420 मार गए, 500 तो टोटल बड़े वीर थे, उनमें से 420 मारे गए, तो जो बलभद्र थापा थे वो भाग गए। ठीक है। अब जब बलभद्र थापा हार गए, भाग गए, इधर से जनरल जिलेप्सी साहब जो है मारे गए। अब क्या होगा? इधर जो अंग्रेजी सेना थी, इन्होंने क्या किया कि जो वहां खलंगा के किला था उसकी पानी की सप्लाई बंद कर दी, और जब पानी की सप्लाई बंद कर दी तो मजबूरन जो है गोरखों को हथियार डालने पड़े, और इस तरीके से बलभद्र थापा जो भाग गए, और जो खलंगा का किला था उस किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है। लेकिन बलभद्र थापा भी बहुत तगड़ा तरीके से युद्ध लड़ा उन्होंने, बाद में उन्हें अपनी जान बचा के भागना पड़ा, हुई एक अलग बात हो जाती है। तो इन जनरल जिलेप्सी की यही खलंगा देहरादून में इनका स्मारक बनाया हुआ है, और इनके साथ जनरल जिलेप्सी के साथ बलभद्र थापा और भी गोरखा वीरों का स्मारक जो है वो खलंगा में बनाया जा चुका है। अब पॉइंट ये आता है कि सर फिर बलभद्र थापा किधर चले गए थे? बलभद्र थापा भाग गए थे, और उसके बाद जो है उन्होंने भाग लिया सिख अफगान युद्ध। सिखों की और अफगानिस्तानों के बीच में, अफगानों के बीच में युद्ध चल रहा था, और इन्होंने जो है पंजाब के बहुत बड़े राजा हुए जिनका नाम था रणजीत सिंह, रणजीत सिंह की ओर से इन्होंने युद्ध में भाग लिया। और 1824 के, ध्यान से सुनना, 1824 का एक युद्ध हुआ था जिसे कहते हैं मौसेरा का युद्ध, और इस मौसेरा के युद्ध में कौन हार गए, कौन मर गए बेटा? बलभद्र थापा की मृत्यु हो गई। चलो इनके बारे में मैं अलग बता दी, लेकिन इधर समझे, देहरादून पर कब्जा हो गया अंग्रेजों का, हो गया कब्जा, और यहां नाहन का हिस्सा भी इन्होंने जीत लिया है, इस बात को भी आपको समझना चाहिए। अब बच जाता है अल्मोड़ा। अब अल्मोड़ा किस तरीके से अंग्रेजों के कब्जे में आएगा, इस बारे में बात करते हैं। अब देखो, इधर से नाहन का हिस्सा भी जीत दिया, इधर देहरादून का हिस्सा भी जीत दिया है ना, ये भी जीत दिया। अब बात करते हैं कि अल्मोड़ा को किस तरीके से कंट्रोल किया गया, उसे किस तरीके से जीता गया। देखो, अल्मोड़ा में शासक कौन है बैठे हुए? गोरखा वीर बमसा चौधरी जो मुख्य शासक बैठे हुए। इसके साथ इनके अलावा और सेनापति है चामू भंडारी इसके साथ, और हस्तीदल चौधरी भी अल्मोड़ा वाले हिस्से पर बैठे हुए। ठीक है, यानी पूरे कुमाऊं के हिस्से को देख रहे, बमसा चौधरी, चामू भंडारी और हस्तीदल चौधरी, ये 3 देख रहे। क्या किया गया देखना जरा सा। लॉर्ड हेस्टिंग्स साहब ने क्या किया कि जो है दिल्ली से यहां काशीपुर उधम सिंह नगर के रास्ते अल्मोड़ा पर कब्जा करने के लिए जिस व्यक्ति को भेजा उनका नाम था कर्नल गार्डनर। क्या नाम था? या ई गार्डनर भी आप नहीं समझ सकते, उनका नाम था कर्नल गार्डनर। किसको भेजा? ठीक है। और दूसरे व्यक्ति को इधर चंपावत के रास्ते बोला कि चंपावत के रास्ते आप अल्मोड़ा चलो, क्योंकि चंपावत और अल्मोड़ा सीमावर्ती क्षेत्र है। तो जिनको भेजा उनका नाम था जनरल हियरसी। क्या नाम था? जनरल हियरसी। इधर से भेजा जनरल हियरसी को, इधर से भेजा कर्नल गार्डनर को, दोनों इलाकों से भेज दिया दोनों। ठीक है। और उन्हें बोला यहां अल्मोड़ा पर जाकर आपको जो है कब्जा करना है। और अल्मोड़ा पर जो किला है,
उस किले का नाम है बेटा लाल मंडी का किला। क्या नाम है? लाल मंडी का किला। अल्मोड़ा का किला का नाम क्या है? लाल मंडी का। ये गोरखाओं का दिन है। जिस तरीके से यहाँ बलभद्र थापा के पास खलंगा का किला था, उसी तरह अल्मोड़ा में जो किला है उसका नाम है लाल मंडी का किला। अब थोड़ा लाल मंडी के किले के बारे में 2 मिनट के लिए सुन लो। ये लाल मंडी का किला जो है, इसका निर्माण कल्याण चंद जो है, वो जो कुमाऊं के शासक थे, चंद शासक, उन्होंने इसे लाल मंडी का किला नाम से बनवाया था। बाद में गोरखाओं ने जो है इस पर कब्जा कर दिया 1790 के दौर में। ठीक। अब ये लाल मंडी के किले पर कब्जे करने के लिए दोनों ओर से लोगों को भेजा गया। इधर से कर्नल गार्डनर को, इधर से हियरसी को भेजा गया। जैसे हियरसी चंपावत के अंदर घुसे तो उनका सामना हुआ हस्तिदल चौतरिया से। किससे सामना हुआ बेटा? हस्तिदल। जैसे ही चंपावत में अंदर घुसे, यहां हस्तिदल चौतरिया बैठा हुआ है, वही है जो ऊपर मैंने आपको बता दस्ते चलता। तो जनरल हियरसी और हस्तिदल चौतरिया के बीच में पहला युद्ध हुआ, जिसका नाम है दिगाली चौड़ का युद्ध। क्या नाम है बेटा? इसको कुछ और भी नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खिलपति का युद्ध। इसे एक और नाम बोलते हैं खिलपति का युद्ध। दिगाली चौड़ जो है वो जगह है बेटा, चंपावत में जगह पड़ती है दिगाली चौड़। दिगाली चौड़ का युद्ध हुआ जनरल हियरसी और हस्तिदल चौतरिया के बीच। डेट बताइए जरा इसकी। 31 मार्च 1815 को ये युद्ध हुआ। और इस युद्ध में जनरल जिलेब्से और हस्तिदल चौतरिया के बीच जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में जनरल हियरसी को हार का सामना करना पड़ा और उन्हें बंदी बना दिया गया। किसने बनाया? हस्तिदल चौतरिया। अब भाई गोरखाओं की पावर खतरनाक हो गई। अब उन्होंने कहा अब आओ, तुम कौन आते हो। फिर यहां से जो है, जो अंग्रेजी वो थे, गवर्नर थे दिल्ली में, लॉर्ड हेस्टिंग साहब, अब उन्होंने दूसरे बंदे को भेजा और उस बंदे का नाम था बच्चे, उसका नाम था कर्नल निकलसन। क्या नाम था? सुनना जरा, कर्नल निकलसन। पहला युद्ध कौन सा पढ़ा हमने? दिगाली चौड़ का। क्या पढ़ा बेटा? दिगाली चौड़ का युद्ध। कितनी तारीख को हुआ था? 31 मार्च। दिगाली चौड़ जगह कहां पड़ती है? चंपावत में। कहां पड़ती है? चंपावत में। 31 मार्च 1815 को ये युद्ध हुआ। किस किस के बीच में? जनरल हियरसी और हस्तिदल चौतरिया। कौन हारे? अंग्रेज हारे। जनरल हियरसी को क्या कर दिया गया? बंदी बना दिया। ठीक है। अब दूसरा युद्ध होगा भाई, क्योंकि यहां से कर्नल निकलसन को भेजा जा चुका है हियरसी की जगह पे। फिर युद्ध होगा हस्तिदल चौतरिया और कर्नल निकलसन के बीच में। किसको भेजा गया? कर्नल निकलसन को भेजा गया। अब कर्नल निकलसन और हस्तिदल चौतरिया के बीच अल्मोड़ा और चंपावत की सीमा पर युद्ध होगा, जिसे कहेंगे गणनाथ डांडा का युद्ध। क्या कहेंगे बेटे? हाँ, गणनाथ डांडा का युद्ध। कितनी तारीख को होगा? 23 अप्रैल 1815 को युद्ध होगा। ठीक है, जल्दी बताओ। और इस युद्ध में जो है हस्तिदल चौतरिया मारा जाएगा। किसके द्वारा? कर्नल निकलसन के द्वारा हस्तिदल चौतरिया मारा जाएगा। अब कर्नल निकलसन ने जब हस्तिदल चौतरिया को मार दिया तो निकलसन इधर से पहुंच गया अल्मोड़ा और इधर नीचे से पहुंचे गार्डनर साहब। दोनों तरफ से अल्मोड़ा को घेर दिया गया, यानी लाल मंडी के किले को घेर दिया गया। और वहां कौन अब बैठे हुए? अब वहां बैठे हुए बमसात चौतरिया और चामू भंडारी। चामू भंडारी सेनापति है और मुख्य शासक है बमसात चौतरिया। अब युद्ध होगा। इस युद्ध को हम कहेंगे लाल मंडी का युद्ध। कौन सा बेटा? लाल मंडी का युद्ध। किस किस के बीच में होगा रे? लाल मंडी का जो युद्ध होगा वो चामू भंडारी प्लस गार्डनर प्लस निकलसन के बीच में होगा, है या नहीं? 25 अप्रैल को युद्ध होगा। कितनी तारीख को होगा बेटा? 25 अप्रैल 1815 को युद्ध होगा। ठीक है। और इस युद्ध में जो है गोरखा सैनिक हार जाएंगे, गोरखा वीर हार जाएंगे। अब जब हार गए तो क्या होगा? जरा सुनना जरा। 25 अप्रैल को युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? लाल मंडी का युद्ध। इसे आप अल्मोड़ा का युद्ध भी कहते हैं। और इस युद्ध में गोरखा वीर हार गए। जब हारने लग गए, बहुत बुरी स्थिति हो गई, तो 26 अप्रैल को, एक दिन बाद 26 अप्रैल को 1815 को बमसा चौतरिया साहब है, उन्होंने गार्डनर के पास, क्योंकि असली पावरफुल बंदा गार्डनर था, तो गार्डनर और इधर से गार्डनर जो गए थे, तो गार्डनर के पास उन्होंने एक पत्र भेजा और उस पत्र में लिखा कि भाई साहब ऐसा है, अब आप युद्ध बंद कर दीजिएगा, यानी युद्ध विराम को कर दीजिएगा, और जो है हम जो है अब अल्मोड़ा छोड़ के जाने को तैयार है। देहरादून का तो हिस्सा पूरा उत्तराखंड तो छोड़ दिया था उन्होंने, अब बोला हम अल्मोड़ा, यानी अल्मोड़ा का मतलब है कुमाऊं, छोड़ने को हम तैयार हैं।
तैयार हुए। कितने तारीख को भेजा उन्होंने? 26 अप्रैल को। और 27 अप्रैल को, जरा डेट याद रखना बेटा जरा, 27 अप्रैल 1815 को गार्डनर और बमसा चौतरिया के बीच एक संधि हुई, जिसे लाल मंडी की संधि या फिर अल्मोड़ा की संधि के नाम से जाना जाता है। और इस संधि के तहत संपूर्ण कुमाऊं को छोड़ करके गोरखा वापस चले गए। कहां चले गए? कहां चले गए? नेपाल की तरफ चले। क्या इतना समझ में आया आपको? ठीक है। अब जब ये सब चीजें हो गई बाबू, जब ये सारी चीजें इधर से वो चले गए, सारा युद्ध वुद्ध लड़के वो चले गए, अब गोरखाओं के पास जो हिस्सा रह गया वो रह गया इधर यूपी बिहार का जो हिस्सा था। तो मैंने यहाँ पे गोरखपुर प्रांत की बात करी थी। तो सबसे पहले तो मेजर जनरल वुड को भेजा था, याद होगा आपको। वुड हार गया, उसके बाद मेजर जनरल ब्रैडसॉ को भेजा गया, ब्रैडसॉ ने वो हिस्सा भी जीत दिया। अंग्रेजों ने जो यूपी का जो हिस्सा गोरखाओं ने जीता था उसको भी कब्जा कर दिया, प्लस बिहार का जो हिस्सा था उस हिस्से पर भी अंग्रेजों ने कब्जा कर दिया, वहां भी जो है गोरखा हार गए। फिर जरा सुनना जरा, फिर जो है एक संधि हुई जिसे कहते हैं बेटा संगोली की संधि। कौन सी संधि बेटा? संगोली की संधि। ये जो संगोली की संधि हुई ये अंतिम रूप से संधि थी, युद्ध की संधि थी, और ये हुई अंग्रेजों और नेपालियों के बीच में। किसके बीच? अंग्रेजों और नेपालियों के बीच में ये संधि हुई। कितनी तारीख हुई? 2 दिसंबर 1815 को ये संधि हुई। और इस संधि जो हुई वो बिहार की एक जगह थी संगोली, वहां पर संधि हुई। और इस संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? अंग्रेजों की तरफ से किसने किए? अंग्रेजों की तरफ से किए मेजर ब्रैडसॉ ने। क्या किसने किया बेटा? मेजर ब्रैडसॉ ने किया अंग्रेजों की तरफ से। ठीक है कि नहीं? अच्छा, और गोरखाओं की तरफ से किसने किया? गोरखाओं की तरफ से जो गोरखाओं के राजगुरु थे, गोरखाओं एक्चुअली में युद्ध विक्रम शाह पहले से, उनसे पहले थे रण विक्रम शाह, उनकी जो गुरु थे उनका नाम था गजराज मिश्र। क्या नाम था बेटा? गजराज मिश्र। तो गोरखाओं की तरफ से संगोली की संधि पर 2 दिसंबर 1815 को गजराज मिश्र ने हस्ताक्षर किए और अंग्रेजों की तरफ से ब्रैडसॉ ने हस्ताक्षर किए। अब हस्ताक्षर तो हो गई, लेकिन अप्रूवल देना था किसने? नेपाली सरकार ने। अप्रूवल होना था कि भाई संधि तो हो गई, फाइनल अप्रूवल देगी नेपाली सरकार। अब ये संधि के तहत काम क्या हुआ जरा समझना जरा। इस संधि के तहत जो है, संगोली की संधि के तहत 2 काम होने थे। एक काम तो ये होना था कि नेपालियों ने जितने हिस्से पर कब्जा किया था वो हिस्सा आप अंग्रेजों को दे दो। पहला काम क्या बोला कि नेपालियों ने जो पूरे हिस्से पर कब्जा किया था, भारत के जो हिस्से, वो तो आपको किसको देना पड़ेगा? अंग्रेजों। और दूसरा पॉइंट इसमें यह था कि जब काठमांडू में एक अंग्रेजी रेजिमेंट रखनी पड़ेगी। क्या बोला? काठमांडू में एक अंग्रेजी रेजिमेंट रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी बेटा? एक अंग्रेजी रेजिमेंट रखनी पड़ेगी। ये बात हो गई। अब वो संधि लेकर के गजराज मिश्र चले गए नेपाल। नेपाल में पहुंचे तो वहां नेपाल में जो राज दरबार था वहां पे एक थापा दल था, उसका भी काफी प्रभाव था। और थापा दल ने मना कर दिया कि हम जो है ये जो 2 दिसंबर 1815 को संगोली की संधि हुई, हम इस संधि को नहीं मानते। किसने कहा? थापा दल ने मना कर दिया। और इवन यहाँ जो अमर सिंह थापा, यहाँ जो नाहन की संधि करके गए थे, अमर सिंह थापा ने भी कहा कि दोबारा अंग्रेजों पर युद्ध किया जाए। ठीक, संधि को मना कर दिया, अप्रूवल नहीं दिया। जब अप्रूवल नहीं दिया तो यहां ऑक्टर लोनी साहब, कहां है ऑक्टर लोनी जी? याद है तुम्हें ऑक्टर लोनी? ऑक्टर लोनी ने क्या किया जरा समझना जरा। 28 फरवरी 1816 डेट याद है? कौन गए? ऑक्टर लोनी। ऑक्टर लोनी ने जब पता चला ऑक्टर लोनी को कि ये नेपाली लोग जो है वो संगोली की संधि को अप्रूवल नहीं दे रहे, तो इन्होंने क्या किया, यहां से सीधे काठमांडू की तरफ पूरी बड़ी सेना लेकर के वो चले गए। और बड़ी सेना लेकर के चले गए और 28 फरवरी 1816 को काठमांडू के नजदीक नेपाली और अंग्रेजी सेना के बीच भयानक युद्ध हुआ। और इस युद्ध में करीब करीब 800 नेपाली सैनिक मारे गए। कितने बेटा? 800 नेपाल। जब 800 नेपाली सैनिक मारे गए तो अब ये स्थिति आगे कि कहीं नेपाल पर, पूर्ण नेपाल पर जो अंग्रेजों का कब्जा ना हो जाए, इस वजह से डर के मारे नेपालियों ने कितनी तारीख को? 4 मार्च 1816 को, सुनना जरा, 4 मार्च 1816 को उन्होंने जो 2 दिसंबर 1815 को जो संगोली की संधि हुई थी, इस संधि को अप्रूवल दे दिया। कितनी तारीख को दिया बेटा? 4 मार्च 1816 को अप्रूवल दे दिया। इस संधि के तहत फिर वही स्थिति हुई, यहां नेपाल में एक एक रेजिमेंट बनाई गई, अंग्रेजी रेजिमेंट बनाई गई, प्लस जो जितना भी हिस्सा अंग्रेजों का, गोरखाओं ने जो जीता था उस हिस्से को वापस जो है वो अंग्रेजों को दे दिया। मगर कुछ जो उत्तराखंड का तराई, जो यूपी का तराई जो हिस्सा है,
है ना, उस हिस्से को जो है अंग्रेजों ने वापस उन्हीं को दिया, किसको, नेपालियों को, क्योंकि उस हिस्से पर उनकी जागीरें हुआ करती थी। बाकी संपूर्ण हिस्से पर जो है वो अंग्रेजों का शासन हो गया। क्या ये बात समझ में आई? ठीक। अब हमारा जो क्या होगा, इस जब ये संधि खत्म होगी 4 मार्च को, सब कुछ हो गया, तो यहां अल्मोड़ा पर जो है अब अंग्रेजी शासक बैठेंगे और उन्हें कहा गया कमिश्नर। क्या कहा जाएगा? कमिश्नर। कैसी होगी स्थिति, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कैसा लगा ये वीडियो? कोई दिक्कत है बताओ? ठीक है, आप लोगों के वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।